Hello everyone, this is the second lecture, the chapter circle of class 10th. फर्स्ट चैप्टर में हम आपको पूरे कंसेप्ट बता दिए थे सर्कल का और जो भी थ्योरम थे सर्कल से रिलेटेड दो 10.1 और 10.2 वो भी आपको करा दिए गए थे और साथ ही साथ 10.1 एक्सरसाइज भी। इस लेक्चर में प्रॉपर हम बात करेंगे, प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को समझते हुए एकदम इजी वे में 10.2 जो कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो 10.2 से ही बनते हैं। तो लेक्चर को सब लोग बिना किसी स्पीड को बढ़ाए हुए ऐसा नहीं करना है कि इसको 2x में या इसको 1.5x में देखेंगे, हो सकता है वैसे आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे तो इसी एक्सरसाइज से बनेंगे, जो इम्पोर्टेंट इसमें का रहेगा खासकर उसको मैं बता भी दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बगल में यही मैं सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट क्यू है, वहाँ से जो सर्कल के टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है, तो वो है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो चलिए इतना पहले नहीं पढ़ते, हम एक एक बात पढ़ते हैं और क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हम चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कोई पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है। तो चलिए क्यू पॉइंट, कोई सर्कल बनाते हैं पहले और वहाँ पर पहले कोई क्यू पॉइंट बनाते हैं। तो चलिए हमने सर्कल बना दिया पहले और एक कोई क्यू पॉइंट बना दिया। तो चलो हम कोई क्यू पॉइंट बना देते हैं बाहर। तो ये हमारा रहा कोई क्यू पॉइंट, ठीक है। तो इस क्यू पॉइंट से इस सर्कल पर जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो उस टेंजेंट का लेंथ कितना है, तो उस टेंजेंट का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो चलिए इस सर्कल है, इस पॉइंट क्यू से एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट एक खींचते हैं। ठीक है, टेंजेंट सही से नहीं खींचा पा गया है तो फिर से मैं टेंजेंट ज़रा खींचता हूँ। टेंजेंट हम बताए थे, कहते किसको है, तो वह लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसी को क्या बोलते थे, टेंजेंट बोलते थे। ठीक है, इसको समझिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द क्यू, और इसी क्यू से इस सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, और इस सेंटर से अब इसका डिस्टेंस कितना है, तो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितने, ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और नीचे जो हमारा बना हुआ है वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आगे कर रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है कि सर्कल का रेडियस कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले रेडियस को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो रेडियस क्या होगा, यही होगा ना। अब ये नहीं है कि आपको रेडियस इधर से इधर ड्रॉ कर देना है कि चलो भाई रेडियस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे तो सारे रेडियस हो गए। लेकिन आपको तो कॉमन सेंस यहाँ लगाना है ना कि भाई रेडियस किधर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये सर्कल के अंदर एक फिगर जो बन रहा है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अब रेडियस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तभी तो एक कंप्लीट फिगर, एक ट्रायंगल बन पा रहा है। तो ये हमारा रेडियस है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर है तो ओ से इसको डिनोट कर दिए हैं। और यहाँ पर भी कुछ नाम रख देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हम नाम रख देते हैं, पी रख देते हैं। ठीक है, ये समझ जाइएगा, रेडियस है ना, नाम नहीं है। यहाँ पर ओ है, ट्रायंगल हमारा बन रहा है ओ क्यू एंड पी। ठीक है, और इसकी लेंथ भी दे रखी थी, आप कायदे से अगर देखेंगे तो इसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, तो रेडियस का लेंथ। अब गौर करेंगे जरा, इस ट्रेंगल को मैं फिर से यहाँ बाहर बनाऊँ तो कुछ इस ट्रेंगल इसी तरीके से बन रहा है। देखिए ऐसे है, तो ऊपर हमारा था 25 था, फिर वो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा था, तो ये हमारा हो जा रहा था रेडियस हो रहा था, और फिर यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा था, टेंजेंट आ जा रहा था, यही आ रहा था ना। तो यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर जब रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, 90 का फॉर्म करता है। कितने का फॉर्म करता है, 90 का फॉर्म करता है। तो गौर करेंगे यहाँ पर 90 फॉर्म होगा, तो जब 90 फॉर्म होगा तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके लिए आपने पढ़ा होगा क्या, कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के सम के बराबर, एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पी हेयर पी इज व्हाट, परपेंडिकुलर, बी इज व्हाट, बेस, एच इज व्हाट, हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ एच का वैल्यू कितना दे रखा है, आप गौर करेंगे तो एच का वैल्यू दे रखा है 25, है ना। एच का वैल्यू कितना दे रखा है 25। और यहाँ पर देखिए ये 25 था, नीचे वाला हमारा 24 है, फिर से मिटा के लिखते हैं यहाँ पर 24, है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नीचे तो हमारा 24 था, टेंजेंट का लंबाई कितना था 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल होता है वही तो हमारा हाइपोटेनस होता है। भले फिगर में क्लियर यहाँ नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 90 बन रहा है, लेकिन ऐसा 90 यहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि फिगर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इसका लाइन खींचा जाता है ना। फिगर कुछ अगर एक्चुअल में रियल फिगर अगर बनाया जाए तो फिगर कुछ इसका लाइन ऐसा रहता है, ऐसा, है ना, और फिर ये ऐसा बनता कुछ, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं कि ये फिगर कैसा बनता, तो फिगर ये ऐसा बनता और यहाँ से ऐसा बनता, तो यहाँ वैसे 90 बन पाता है ना। लेकिन फिगर थोड़ा सा ऐसा है, मैंने तो ये समझ सकते हैं, फिर भी यहाँ 90 है ना। हमें तो समझना है कि थ्योरम पर रखे हैं तो जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी फिगर दिखेगा फिर वैसे नहीं, और आपको करना होगा तो कुछ इस तरीके से, इसीलिए ऐसा बनाए ताकि एग्ज़ाम में आपको फिगर सही से ना भी दिखे तो आप वहाँ समझ सकते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर के जो सामने वाले साइड होते हैं वही तो हमारा एच होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला एंगल होता है, बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा वाला साइड को ही तो हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यही तो है 90 बना रहा था, है ना, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो ओपी, तो ओपी हमारा कितना दे रखा है, तो ये तो हमें यही तो निकालना है रेडियस। और बेस हमारा कितना दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो 26 से 25 आएगा, ये हमारा कितना आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो फिर इधर देखेंगे तो आर स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो आर इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 49। तो आर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 49, और 49 का निकालेंगे तो कितने आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा रेडियस का लेंथ कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ऐसे टिक लगा देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है और कैसे करना है ना। फिगर आप थोड़ा सही से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिगर ऑलरेडी दे रखा है, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। इस फिगर को हम फिर वापस हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि जो टी पी एंड क्या है, यहाँ से देखिए फिर से, ये जो टी पी है, ये जो टी पी और जो टी क्यू है, ये जो टी क्यू की बात हो रहा है, ये टी पी एंड टी क्यू जो है वो क्या है टू टेंजेंट। तो बिल्कुल ये टेंजेंट ही है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, ये टेंजेंट खींचा गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है, जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करके पार करे या क्रॉस एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे। देखिए एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। हमें जैसे ही ऐसे देखे ना टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है, तो सीधे दिमाग में ऐसा आपको नेटवर्क पकड़ लेना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट खींचा जा रहा है तो लेंथ में क्या होगा इक्वल होगा। तो सीधे यहाँ पर देखने के बाद आपके दिमाग में ये साइरन बजना चाहिए कि यहाँ पर टी पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो टी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये तो पता चल गया कि टी पी किसके बराबर है, तो टी पी बराबर है टी क्यू के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पी ओ क्यू
अब पी ओ क्यू, अब कौन है भाई भाई साहब पी ओ क्यू जरा देख लेते हैं। तो पी ओ क्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसका वैल्यू दे रखा है 110, ठीक है। ए एंगल का वैल्यू दे रखा है 110, ठीक है। उसके बाद निकालना है देन पी टी क्यू, पी टी क्यू ये निकालना है, ठीक है। इसकी एंगल मतलब ए एंगल का वैल्यू निकालना है। आपको पता होगा कि जो इसके अंदर जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनता है, वो सेंटर पर एंगल बनता है जो उस सेंटर पर का एंगल, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये दोनों का एंगल का सम 180 होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि ये दोनों, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। यहाँ पर क्या है, एक तरह का ये परपेंडिकुलर है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो 180, तो यही दोनों मिलकर बांट लिया। तो अब ये दोनों को कितना मिलेगा, 180 ही मिलेगा ना, क्योंकि तो टोटल कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो 180 ये दोनों ही एंगल ले लिया, तो बचा 180 ही, तो 180 में ही दोनों को मिलेगा। आप गौर करो, ये 110 पता है, तो आपको 180 में से 110 माइनस ही तो करोगे, तब तो ये निकलेगा ये एंगल। तो आप यहाँ से सही से लिख लो। चलो इसको सेकंड नंबर को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सेकंड नंबर को यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर है, लिखें क्या कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना होगा, दोनों का सम 180 होगा। अब पी टी क्यू का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, तो यही तो निकालना है, पी टी क्यू, पी टी क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू का कितना है था, 110 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो पी टी क्यू कितना हमारा हो जाएगा, 180 माइनस 110, यानी फाइनली पी टी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 70 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 70 डिग्री कैसे आए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि ए एंगल और ए एंगल का सम 180 होता है। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो टोटल ये दोनों को बटा 180, तो ये दोनों को 180 में बटेगा, नहीं। सेंटर पर का एंगल और जो बाहर जो जिस पॉइंट से खींचा गया है टेंजेंट, वहाँ का एंगल, दोनों का सम 180 होगा। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्या है, पी है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास कोई पॉइंट है पी, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींचा हुआ है। चलिए एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं पी। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचा जाता है सर्कल पर, तो एक ऐसा कुछ टेंजेंट आएगा और दूसरा हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन उस अनुसार हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एंड इसका सेंटर क्या है, ओ है। चलो भाई साहब इसका सेंटर क्या है, ओ है। इनक्लाइन टू ईच अदर द एंगल 80 डिग्री, कह रहा है कि एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री। जो इनक्लाइंड जो हो रहा है, ये जो सर्कल पर ये दोनों टेंजेंट जो इनक्लाइंड हो रहा है, वो एंगल बना रहा है यहाँ पर 80 डिग्री। ये ध्यान रखना है 80 डिग्री। तो सबसे पहले ड्राइंग को हम पूरा कर लेते हैं। एक ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। तो चलो इसका नाम देते हैं, पहले नामकरण करते हैं इसका। पी हमारा था, टेंजेंट क्या था, पी ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और पी बी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ पहले। तो ए परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर रेडियस है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अब ए कितना डिग्री है, तो ए दिया हुआ हमारा 80 डिग्री। तो निकालना क्या है, तो निकालना है हमारे पास पी ओ ए, निकालना है पी ओ ए। कहाँ है, पी ओ ए, यानी बीच में कुछ ड्राइंग होगा तब तो ऐसे पी ओ ए बनेगा।
फिर से आप देखो कैसे, मतलब पता कैसे चलेगा ड्राइंग को, पी ओ ए निकालना है, तो पी ओ ए कब बनेगा, जब बीच में कुछ ऐसे बना रहेगा तब तो बनेगा। तो पी ओ ए, चलो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइंग को पूरा करते हैं। तो इस वाले लाइन से यहाँ से हम एक और लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो आपको बताए थे कल के क्लास में कि जो ए लाइन होता है, जो ये ड्राइंग करते हैं बीच से लाइन खींचते हैं, जो सेंटर के बीच से पार होता है और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से पार होता है, ये दोनों जो एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। तो ये पूरे टोटल 80 था, यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 40, और वापस ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ का जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करता है, यहाँ का जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करता है। कल के ही थ्योरम में बताए थे कि ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। बट हमें तो जितना यहाँ ज़रूरत है उसका ही यूज़ करेंगे। तो ये तो पहले जाने कि ये एंगल बाइसेक्ट होता है, साथ ही साथ ये भी एंगल बाइसेक्ट होता है। तो निकालना क्या है, पी ओ ए निकालना था, क्या निकालना था पी ओ ए, यानी हमको तो ए वाला एंगल निकालना है, यहाँ वाला एंगल निकालना है। आप रिलेट कर पाना, फिर से मैं यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ आपको। आपको निकालना है ए वाला एंगल, यहाँ का एंगल निकालना है। तो यहाँ का एंगल निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल में जाएंगे। तो चलो भाई साहब चलते हैं मनाली। चलो यहाँ पर आते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ में चलते हैं। तो पी ओ ट्रायंगल में चलेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर एक एंगल पता है, यहाँ पर एक एंगल, तो पी ओ में क्या पता है ए पी ओ, ए पी ओ, देखना कहाँ से इस एंगल की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद पी ओ ए, अगला क्या है पी ओ ए, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ओ ए पी, ओ ए पी, ये तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए पी ओ कितना है, ए पी ओ, ए पी ओ कितना है, तो देखो यहाँ 40 डिग्री है ए पी ओ, ध्यान से आप रिलेट करो, ए पी ओ कितना है 40, और पी ओ ए तो निकालना है, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है ना। इसका कितना पता है ओ ए पी, अभी तो पता है परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये परपेंडिकुलर है, हमारा 180 इधर आ गया। अब गौर करेंगे पी ओ ए, ये दोनों को ऐड करेंगे 90 या 40 कितना होता है 130, इधर हमारा 180 है। तो पी ओ ए फाइनली क्या हमको आउटपुट देगा इधर 180 माइनस 130, दैट इज द 70 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। तो हमारे यहाँ से आ गए 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर 50 डिग्री, 50 का आ गया 50 डिग्री। सेकंड का क्वेश्चन आंसर क्या हमारा था 70 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो कोई नहीं, इसको आप रिलेट करो, तब तक आप 10 सेकंड के लिए आपको दे रहे हैं कि आप इसको नोट करो। और ध्यान रखना है कि समझाते टाइम कोई भी नोट नहीं करेगा। जब मैं समझा लूँ तो आप नोट करेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। समझाते टाइम कोई नोट नहीं करेगा, कि जब समझाते टाइम तुम नोट करोगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे। या सर्कल का ये जो चैप्टर है, इस सर्कल चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज है ना 10.2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज अक्सर आप भूल जाओगे, इसमें कोई स्टार्टिंग है तो 3-4 क्वेश्चन सब इजी है, उसके आगे का क्वेश्चन है थोड़ा प्रूफ करने वाला, उसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है आगे, है ना। चलो तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रूव डैट द टेंजेंट ड्राउन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, है ना। कह रहा है कि कोई अगर टेंजेंट डायमीटर के एंड पर, मतलब जहाँ, मतलब एंड ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो एंड है वहाँ से अगर दो अगर खींचते हैं हम टेंजेंट, तो वो दोनों क्या होता है पैरेलल होता है, आपको वो साबित करना है, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन, नहीं 4th नंबर, चलो 4th नंबर आता है। यहाँ मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। चलो सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं।
सर्कल हमारा हो गया। तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्राउन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का क्या है, एंड। तो इससे अगर यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं और अगर यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सही से थोड़ा फिगर है ना, फिगर बनाते हैं। मैं कितना अच्छा फिगर बनाता हूँ वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, साबित करना है आपको। कोई सर मास्टर ये तो पैरेलल लग ही रहा है, आप साबित क्या करोगे, नहीं हमको नहीं मालूम है पैरेलल है कि नहीं है, बट साबित करना है। मैथ्स में यही तो करना होता है कि दिखेगा बट आपको साबित करके दिखाना होगा। तो चलो इसका नाम पहले देते हैं, इसका नाम हम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, और इसका नाम देते हैं डी। ए बी सी डी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है। तो अगर सेंटर से अगर ऐसे हम एक रेडियस खींचे, फिर एक ऐसे कायदे से अगर रेडियस खींचे, तो गौर करना कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, यहाँ भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कहोगे एकदम बनाएगा। यहाँ भी 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कहोगे एकदम बनाएगा। इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, है ना, तो एकदम बनाएगा। अब करना क्या है, अब देखते हैं। अब 90 जब बनाएगा तो इसमें लिखना है सर, आपको थोड़ा सा लिखना है। आप क्या करोगे इसमें, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि दो आपको एंगल यहाँ इक्वल दिख रहा है, दो एंगल आपको यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, तो उसी चीज़ का आप हवाला दोगे। आप पढ़े होगे लाइन्स एंड एंगल में कि ऐसे आप लाइन्स एंड एंगल में पढ़े होगे कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ए एंगल और ए एंगल इक्वल होता है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल, ठीक है। तो अगर ए एंगल और ए एंगल इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता था। लाइन क्या होता था, पैरेलल होता था। लाइन क्या होता था, पैरेलल होता था, ठीक है। बोलो एक बार मेरे साथ, लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो। तो यहाँ गौर तो करो, यहाँ ये वही तो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ही है, वही तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, बराबर है, तो लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर ए बी एंड, पूरा ऐसा लिख के बनाएंगे, ए बी एंड सी डी इज टू लाइन्स, दो लाइन है एट द एंड ऑफ द डायमीटर। ये सब गिवन में लिख लेंगे, है ना, दो डायमीटर दिया हुआ है विद सेंटर ओ, सेंटर ओ यहाँ पर है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो अब आते हैं टू प्रूफ में, अब आते हैं टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप गौर करो यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल का हम नाम लिखते हैं, है ना। तो एंगल का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ये इसके साइड में लिख रहे हैं कि एंगल, यहाँ नाम इसको पहले ओ रखते हैं, ठीक है, ताकि हमको लिखने में आसानी हो। ओ यहाँ भी नाम रखते हैं, तो यहाँ एम रख देते हैं, यहाँ नाम रख देते हैं एन। तो ओ एम बी, देखना ध्यान से, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ एन डी, ओ एन डी, ठीक है, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि क्या है, रेडियस इज ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस कहाँ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है रेडियस, तो क्या बनाएगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। अब ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो कहने का मतलब क्या है कि ओ एम पी और ओ एन डी क्या है, बराबर आपको दिख रहा है। तो एक तरह के यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा दिख रहा है, एंगल से दिख रहा है ना। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं
कि लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी बाई रिवर्स। ठीक, उसके रिवर्स से क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रिवर्स से भी क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल होगा, वही आपको लिखना है। आया क्या समझ में? आया तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो यश। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, फिर से मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं कि कह रहा था कि ये जो सर्कल है, तो सर्कल के अगर एंड से कोई अगर दो लाइन खींचते हैं तो ये साबित करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमने कहा कि चलो भाई ए बी एंड सी डी कोई हम दो लाइन खींच दिए हैं जो कि डायमीटर के एंड से है, हमको प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है। फिर हमें प्रूफ में आते हैं कि क्या क्या किए हैं भाई, तो ओ एम बी या ओ एन डी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 90 बना रहा है, 90 बना रहा है, तो 90 90 बना रहा है, तो उस कारण रीजन लिख दिया कि रेडियस इज ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए 90 बना रहा है, तो दोनों बराबर होगा। जब बराबर है तो एक तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा भी दिख रहा है, वही तो है अल्टरनेट इंटीरियर। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो बाई रिवर्स से क्या होगा, ये भी पैरेलल सी डी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, इतना ही था बस। चलो अब आते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लो। हम इसको क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यहीं साइड में बनाएगा ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ के बना पाऊँ। लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हमारा कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 4 नंबर तक। अब करने वाले हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। चलो आते हैं फिफ्थ नंबर पर। Prove that the perpendicular at the point of the contact on the tangent of the circle passes through the center, है ना। करेक्ट, ये प्रूव करो कि जो टेंजेंट होगा, प्रूव करना है कि टेंजेंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। तो वो तो पास करेगा जो परपेंडिकुलर, वो ये पास करना है कॉन्टेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द सेंटर, कि इसके सेंटर से ही पास करेगा, वो साबित करना है। थोड़ा सा इसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम सबसे पहले ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग हम पहले किए कि सर्कल एक बना लिया, ठीक है, हमने सर्कल बना लिया। इस सर्कल बनाया तो सबसे पहले इसका सेंटर का नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया, ओ। ये हमारा सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हम लाइन बनाते हैं जो कि यह टेंजेंट होगा इसका। तो चलो आपको ऐसा फील करना है कि टेंजेंट है ना, ये लगना नहीं चाहिए कि सर ये तो 2 पॉइंट पकड़ कर रहा है, बट आपको समझना है कि टेंजेंट है। और उसके साथ ये जो सेंटर से ऐसा लाइन खींचना है ए, तो ये तो कर रहा है परपेंडिकुलर होगा ही होगा। आपको पता करना है कि ये जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पास करता है सेंटर से, आपको ये साबित करना है। तो यहाँ नाम कुछ रख देते हैं, यहाँ पर नाम, चलो इसको एक्स वाई नाम रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो नाम है ही, तो यहाँ पर हम एक्स रख देते हैं, यहाँ पर हम वाई रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पहले फिगर इतना बनाएंगे। अब लिखेंगे, प्रूव करना है ना, तो पहले जो गिवन रहेगा वो लिखेंगे हम। तो गिवन
क्या दिया हुआ है, तो जो एक्स भी ए है, फिर उसके बाद है एक्स है, सब कैपिटल में लिखेंगे, ए एक्स बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ए एक्स बी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उस सर्कल का टेंजेंट है एक्स बी, ठीक है, क्या है वो सर्कल का टेंजेंट है। तो अब और आगे लिखेंगे क्या, सेंटर ओ उसका है। अब ओ एक्स क्या है, आप गौर करोगे यहाँ पर, तो ओ एक्स क्या है, तो ओ एक्स क्या है, ओ एक्स यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब जो ये भी दिया है ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या ऑन द टेंजेंट। टेंजेंट हमारा क्या था, ए एक्स बी, तो ये टेंजेंट ए एक्स बी का क्या है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर एग्जैक्ट कहाँ है, तो परपेंडिकुलर तो ये टेंजेंट पे है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हम नाम भी लेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स। कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्स है, कैपिटल में लिख लेना है ना, एक्स है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अब बताना जरा, अब ओ एक्स बी, ध्यान रखना यहाँ से मैं थोड़ा हाइलाइटर से कर रहा हूँ, ओ एक्स बी ये 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एकदम होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या है, रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये तो 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। अब देखना बी एक्स वाई, अब गौर करो जरा, गौर करो, ठीक है, तो ये जब ए 90 है, इधर भी 90 है, ये टोटल कितना है, 90 में बटा है, तो गौर करना ये तो पूरा 180 में ही बटेगा, तो ए भी वापस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बी एक्स वाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर देखो ए 90 है, इधर वाला भी 90 है, तो नीचे वाला भी क्या होगा, 90, तो बी एक्स वाई भी कितना हो जाएगा, 90, इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो मैं इधर भी थोड़ा बना देता हूँ कि इधर भी कितना हो जाएगा, 90, ध्यान रखना, इधर भी कितना होता है, 90 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख क्या सकते हैं, चलो तो यहाँ लिख सकते हैं ओ एक्स बी प्लस एंगल बी एक्स वाई, ये दोनों का सम कितना होगा, 180, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों 180 होगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो सकता है जब आगे आप नोट्स पर हो गए तो 90 प्लस 90, क्योंकि दोनों 90 होगा इसलिए 180 हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, 180 कब होगा, 180 कब होगा, तो कहोगे सर 180 तो तब ही होगा ना जब उसी पॉइंट से पास करेगा थ्रू द सेंटर और सारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर पूछोगे, कोलिनियर क्या होता है, तो कोलिनियर कहने का मतलब एक ही पॉइंट पर, सॉरी एक ही लाइन पर अगर पॉइंट सारे हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। मैं पहले कोलिनियर समझा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ कोलिनियर क्या होता है, पहले वो बता देता हूँ। चलो पहले कोलिनियर समझो, जैसे एक पॉइंट एक यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। पता है कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोई अगर एक ही लाइन आपको खींचना है, वो भी स्ट्रेट लाइन खींचना है, और उस लाइन पर वो सारे पॉइंट आ जाए, दो से ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए, तो कोई ऐसा लाइन खींच सकते हो क्या यहाँ पर कि तीनों लाइन उस लाइन पर आ जाए, नहीं पॉसिबल। ऐसे खींचोगे तो यही दोनों आ पाएगा, ऐसे खींचोगे तो यही दोनों आ पाएगा, ऐसे खींचोगे यही दोनों आ पाएगा, तीनों नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें अगर कायदे से अगर खींचोगे सीधी लाइन तो तीनों आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है तीनों कोलिनियर। तो अगर लाइन अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो टोटल 180 बनाएगा,
अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल सारा कितना होगा 180 रहेगा। 180 रहेगा सर तब तो कोलिनियर होगा, तब तो कोलिनियर होगा। तो 180 रहेगा तब तो उसी लाइन पर लाइज कर सकता है। 180 जब तक नहीं बनाएगा क्या लाइज करेगा? नहीं करेगा। तो एक कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब चीज़ें यहाँ पर समझना कि कोलिनियर क्या होता है। तो जब सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाइज कर जाए तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर क्या बोलते हैं? जब ना लाइज करे। ठीक है, पढ़ना है 7th 8th क्लास में कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर अब बस लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे OXY इज कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर क्या बोले OXY। OXY क्या बोले? OXY इसकी बात हो रही है। तो ए एंगल और ए एंगल का सम कितना था? 180 था, 180 था। तो ये लाइन क्या हुआ? कोलिनियर हुआ कि नहीं? बताओ जो 180 है तो ए पॉइंट पर ए पॉइंट सब एक ही पर लाइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन है तो कोलिनियर रहेगा। तो ये क्या होगा? OXY इज कोलिनियर, ये कोलिनियर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए OX passes through the center यही तो पास करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यही तो पास करना था कि सेंटर से पास करता है कि नहीं बताओ, यही तो करना था, है ना। एक बार मैं प्रॉपर चेक कर लेता हूँ कि सही से सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होगा? सारा मेहनत क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ फिर से कि आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं इधर साइड में बना देता हूँ। चलिए यहीं साइड में बना लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन हमारा है, कोई नहीं आप स्क्रीनशॉट ले ही लो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। ले लो स्क्रीनशॉट आप। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 6 सब लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए से कोई जो टेंजेंट का लेंथ है वो दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ऊपर टाइप का एक क्वेश्चन है ना। टेंजेंट का लंबाई दे रखा है 4 और सेंटर से कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो बनाना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और एक कोई पॉइंट बाहर, कोई पॉइंट एक दे देते हैं अपने मन से। चलो यहाँ पर हमने पॉइंट एक दे दिया, और जो एक टेंजेंट है इसकी लेंथ कितना दे रखी है? तो इसका लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर से इसकी लेंथ है वो कितना है? सेंटर से इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर।
हमको रेडियस निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ देते हैं ए, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया ओ। ठीक है, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा वाला साइड हो जाएगा, ये तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होता है वही तो हाइपोटेनस होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर ए बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर ना, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी का वैल्यू हमको निकालना है, ये हमारा आर है तो आर स्क्वायर और प्लस ए बी का वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो अगर देखें तो ये 25 आ जाएगा और ये हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। फिर अगर आर स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो 25 माइनस 16 यानी करे तो कितना आ गया 9, और 9 का फिर करे तो आर का वैल्यू कितना आएगा रूट अंडर 9 है, 9 का करे तो 3 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, इसका आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आने से पहले फिर से आप नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बताता हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जब दो सर्कल का सेंटर अगर सेम हो ना तो उस सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए हम यहाँ एक सर्कल बनाए, ठीक है, और एक यहाँ पर हम सर्कल फिर बनाए, तो ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि दोनों का सेंटर कितना है, दोनों का सेंटर यही है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया कि जब दो सर्कल का सेंटर क्या हो, जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो तब उस सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो चलो मैं बना लेता हूँ फिर से। चलो एक यहाँ पर हमारा सर्कल हुआ, माय गॉड ये हमारा पे ये सर्कल हुआ, ठीक ना। अरे ये तो क्या है, ये तो वही याद आ गया है, अरे ये तो वो है। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या है, कोई भी ड्राइंग बेकार नहीं बोलेगा, कोई मजाक नहीं करेगा ड्राइंग के साथ, है ना। ऐसे ड्राइंग शताब्दियों में एक बार आता है, वर्षों में मतलब हजारों सालों बाद एक बार आता है ऐसा ड्राइंग। तो देखते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल है तो दोनों का रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 5 एंड 4। फिर से आपको क्वेश्चन पढ़िए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला यही क्वेश्चन था ना, नीचे वाला था ना, वही तो मैं सोचूं। द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस कितना है 5 है, यानी बड़ा वाला रेडियस कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला रेडियस कितना होगा 5 होगा। चलो यहाँ से थोड़ा मिलाते हैं, ये बड़ा वाला रेडियस है, तो बड़ा वाला रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। फिर छोटा वाला रेडियस कितना है, तो छोटा वाला रेडियस है 4 सेंटीमीटर। छोटा वाला रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो एक छोटा वाला रेडियस को मिलाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड टू द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी वह कोड का लेंथ निकालना है, वह कोड का लेंथ निकालना है जो बड़े वाले सर्कल का तो हो लेकिन साथ ही साथ छोटे वाले सर्कल को टच करे। तो ऐसे अगर ड्राइंग करेंगे तो एकदम नहीं होगा, लाखों साल बाद भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए हम कुछ ऊपर की ओर बनाते हैं ताकि ये टच करे। तो सबसे पहले हम इसको टच करवा देते हैं, यहाँ से भी नहीं, सबसे बड़ा समस्या हो जाता है ड्राइंग करना। हट 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 तो अगर यहाँ से अगर इसको ऐसे लाइन खींचें,
तो ये देखो, ये ऐसा कोड है इस सर्कल का, देखो बड़ा वाला सर्कल का कोड हो जा रहा है, और दूसरे वाला सर्कल को क्या, दूसरे वाला सर्कल के लिए क्या बन जा रहा है, टेंजेंट बन जा रहा है। गौर करो ना यहाँ पर यार, कि बड़ा वाला जो सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल के लिए क्या बन रहा है, कोड बन नहीं रहा है, कोड बन रहा है, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन रहा है, ये टेंजेंट बन जा रहा है, कि टच कर रहा है एक पॉइंट पर। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये तो पूरा इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े वाला सर्कल का रेडियस दे रखा था, और हमारा छोटा वाला का कितना दे रखा है, तो छोटा वाला 4 दे रखा है। तो ये तो पक्का होगा कि इतना 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर वाला भी हम मिला देते हैं, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, तो यही कोड का लेंथ निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। तो सबका हम नाम रखते हैं, तो यहाँ हमारा O हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। हमें AB का वैल्यू पता करना है, हमें AB का वैल्यू पता करना है, AB इज़ व्हाट, ठीक है। तो गौर करो यहाँ पर, अगर हम AC का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर AC का वैल्यू निकाल लेंगे तो उसी को डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा AB का वैल्यू, क्योंकि AC और CB दोनों बराबर होगा। क्यों AC और CB बराबर होगा, क्योंकि ये एक तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट है, इसको साथ ही साथ 90 तो बनाएगा ही, साथ ही साथ इसको बाइसेक्ट भी करेगा, ये भी आप पढ़े हो। तो बाइसेक्ट करें तो आते हैं सबसे पहले ट्रेंगल किस में आएंगे, तो सबसे पहले आते हैं ट्रेंगल OCA में, इन ट्रेंगल OCA है ना, OCA ट्रेंगल में आते हैं। OCA ट्रेंगल में आएंगे तो क्या है, OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो कैसा ट्रेंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रेन बन गया। हेंस लिख सकते हैं अब ट्रेंगल OCA इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रेंगल। पहले हम राइट एंगल ट्रेंगल लिख दिए हैं, ये राइट एंगल ट्रेंगल पता चलेगा तब तो आप आगे इसके लिए जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा सकते हो। तो ये पहले हमने ला दिया कि राइट एंगल ट्रेंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, इसके सबसे बड़ी वाली एंगल का जो सामने वाला साइड होता है वह सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, OA। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OA का जो स्क्वायर होगा वो P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा OC है तो OC का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो OA का वैल्यू कितना दे रखा है, OA का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ऊपर देखो आप, OA का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। OC का वैल्यू कितना दे रखा है, ये हमारा रेडियस है, कौन सा रेडियस है, आप गौर करो, ये छोटे वाला सर्कल का रेडियस है, ये किसका रेडियस है, ये छोटे वाला सर्कल का रेडियस है। और छोटे वाला सर्कल का रेडियस कितना था, तो छोटे वाला सर्कल का रेडियस हमारा था 4, कितना था 4, यहाँ से रेड से लिख देते हैं कितना था 4, तो हमारा हो जाएगा 4। तो इसका हम स्क्वायर लिख देते हैं, OC का स्क्वायर, तो OC का हमारा स्क्वायर आ गया 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिखते हैं। और AC ही तो निकालना था, AC ही तो निकालना था, तो AC स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 16, और हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो AC इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, रूट अंडर 9, तो AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ से तो AC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब गौर करें, AC के डबल ही क्या होगा, AC और CB दोनों बराबर होगा, AC और CB क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो AC इज इक्वल टू CB, तो CB का AC जब 3 है तो CB भी कितना हो जाएगा, CB भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊपर देखो कि AB जो है ऊपर देखना फोटो में, AB जो है वो AC प्लस CB के ही मिलाने से तो बना है। ऊपर यहाँ पर जो AB है, पूरा AB, ये पूरा AB देखो, AB ही तो निकालना था, AB का ही तो वैल्यू कोड का ही निकालना था। तो ये जो AB है वो AC और CB को ही जोड़ने पर तो आ रहा है, तो AC हमारा निकल ही गया 4 सेंटीमीटर, और CB भी 4 सेंटीमीटर उतना ही होगा ही, CB भी 4 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, तो AC का वैल्यू कितना था, AC का वैल्यू हमारा था 4,
तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और सी बी का वैल्यू कितना था 4 सेंटीमीटर, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 8 सेंटीमीटर। तो हमारा कोड का लेंथ आ गया, कोड है हमारा ये, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है ना। चलो फिर करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, अब करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, मैं पूरा में इसको कर देता हूँ। सब लोग लो स्क्रीनशॉट, इसको ले लो। मैं कुछ देर तक इसको रोक देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। चलो आते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, तो 8 नंबर की ओर आते हैं। तो हमारा ये नोट करा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस, ये होता है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, ड्राउन टू अ सर्कम स्क्राइब अ सर्कल, जो फिगर में दे रखा है, यहाँ फिगर देखिए दे रखा है। इसका तो खैर हम फिगर बनाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है प्रूव डेट ए बी इज इक्वल ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम सीधे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कष्ट नहीं करेंगे फिगर बनाने का, क्योंकि फिगर यहाँ बना हुआ है। तो चलो आते हैं हम सीधा टू प्रूव, क्या क्या करना है। गिवन में क्या दिया रखा है पहले लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो ड्राउन किया गया है, कैसे ड्राउन किया गया है, सर्कम स्क्राइब अ सर्कल, यानी उसके अंदर क्या है, सर्कल है, यानी वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर है, ठीक है। देख रहे हो एक क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कल के क्या है, बाहर है, तो इसको हम सर्कम स्क्राइब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्कम स्क्राइब बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्कम स्क्राइब क्या है, जब भी वर्ड आए तो समझना कि कुछ सर्कल कुछ अंदर होगा किसी भी फिगर के अंदर। तो यहाँ पर सर्कम स्क्राइब हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सिस कि प्रूव क्या करना है, तो अब लाना है हमको, जो प्रूव करना है लिखते हैं टू प्रूव, टू प्रूफ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही तो प्रूफ करना है, चलो यही प्रूफ करना है। तो आते हैं हम प्रूफ पर, तो आते हैं एक प्रोसेस में अपना, टू प्रूफ में आते हैं। टू प्रूफ या प्रूफ में आते हैं। अब देखो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कुछ टेंजेंट वगैरह का कंसेप्ट, यहाँ पर यूज़ करेंगे कुछ हम टेंजेंट वगैरह का कंसेप्ट। अब टेंजेंट वगैरह कंसेप्ट, अब गौर करो यहाँ पर फिगर में देखना, ए एक्सटर्नल पॉइंट है,
इस एक्सटर्नल पॉइंट से ए टेंजेंट है और ए टेंजेंट है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर देखो क्या ए और ए बराबर नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा हुआ है। यहाँ पर देखो ए और ए बराबर होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो ए और ए बराबर होगा, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो खींचा हुआ सर्कल पर होता है वो बराबर होता है। ऊपर ही बताए थे, तो ये बराबर होता है। तो अब उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर और फिर इसको लाएंगे हम। तो बी पी इज इक्वल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप गौर करना, फिर से देखना। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखना ये क्या, हम ये जो है बी पी, क्या ये बी क्यू के बराबर होगा? एकदम होगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो अलग पेन से लगाते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो ए वाला और ए वाला क्या बराबर होगा? कोई एकदम होगा। तो लिख दो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब क्या लिखेंगे? डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब आते हैं, ये डी आर क्या डी एस के बराबर होगा? एकदम होगा भाई साहब। डी आर क्यों नहीं डी एस के बराबर होगा? इक्वेशन इसको 3 लिखते हैं। अब एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशन को, है ना? तीनों चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो चलो अब ऐड करते हैं। अच्छा एक और हमारा ये लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ लिख सकते हैं। एक तो भी छूटा हुआ ही है ना? ये तो छूटा हुआ है, 3 इक्वेशन कहाँ बना? 4 इक्वेशन बना। तो यहाँ पर आप देखो ए एस इज इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं ना। तो ए एस इज इक्वल टू ए पी लिखो। इसको 4। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो एल एच एस को एल एच एस साइड जोड़ेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए एस। इधर क्या हो जाएगा हमारा? बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए पी। यानी एल एच एस साइड वाला इधर वाला लिखे, इस साइड वाला, ठीक है? एल एच एस वाला किधर लिखे हैं? इधर वाला लिखे हैं एक साइड, इधर वाला लिखे हैं एक साइड, ठीक है? तो अब आते हैं, इसको हम मिलाते हैं। तो ए पी और बी पी को एक साथ लिखो। ए पी और बी पी को क्या एक साथ लिखेंगे? तो सबसे पहले जब हम लिखे हैं तो ए पी प्लस बी पी, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर ए पी प्लस बी पी। अब गौर करना जरा, ए पी प्लस बी पी, तो यहाँ बी पी है, यहाँ पर क्या है? बी पी है। और बी पी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? बी पी के बदले बी क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बी पी हमारा हो गया, और एक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पी हो जाएगा। तो बी पी और ए पी को एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पर सी आर और डी आर को कहाँ लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे। डी आर को एक साथ लिखेंगे। फिर इधर क्या लिखेंगे? ए एस और डी एस को एक साथ, ए एस और डी एस को एक साथ। और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ। जिसको यहाँ पर नेटवर्क कुछ नहीं पकड़ रहा है, ए एस और बी पी के साथ यहाँ पर नेटवर्क जो इसको नहीं पकड़ रहा है, तो ये गौर करिएगा, यही बात बराबर है आपस में, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ये बराबर है, उसी को यहाँ पर क्या लिखा गया है? उसके बदले में चेंज करके लिखा हुआ है। फिर से आप सुनिएगा, ये बराबर है इसीलिए लिखा है ए पी इज इक्वल टू ए एस।
यहाँ पर यही लिखा हुआ है ए पी इज इक्वल टू ए एस। देखिए यहाँ पर ए एस इज इक्वल टू ए पी, तो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है ना, तो इसको एक काम करो, आप इसको चेंज करके लिखो, आप इसको चेंज करके लिखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चेंज करके लिखो ए पी इज इक्वल टू ए एस, इधर ए पी लिखो इधर ए एस लिखना। जब पता ना चले तो इसको बदल के लिखो, ए पी ए दोनों तो बराबर होगा ही, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। तो ए एस के जगह पे यहाँ क्या कर लो, ए पी तुम कर लो, ए एस के जगह पर क्या कर लो, ए पी कर लो, ए पी कर लो, ए एस के जगह क्या कर लो, ए पी कर लो, और ए पी के जगह क्या कर लो, ए एस कर लो, ए पी के जगह पर ए एस कर लो। अब तुमको समझ में आ रहा है, बी पी ए वाला और ए वाला को एक साथ लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर सी आर और डी आर को एक साथ लिखा गया है। सी आर और डी आर को इस लाइन से दिखाए हैं, और जो ब्लैक वाला से दोनों को हाईलाइट किए हैं उसको यहाँ इस लाइन से दिखाए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आते हैं बी क्यू और सी क्यू, ये जो ब्लैक वाला से हम आपको दिखा रहे हैं उसके बदले ए लिखे हैं, और फिर हम आपको फिर ब्लू वाला से दिखा रहे हैं उसके बदले आपको डी एस और ए एस लिखे हैं, ए लिखे हैं, ठीक है। तो वही दोनों को मिला मिला के लिखे थे, है ना। इस हम स्टार्टिंग में इसको इधर उधर किए थे, तो उस समय कन्फ्यूज़न आपको हो रहा था, तो आप बनाइएगा तो इधर उधर अगर लिख दीजिएगा, तब मिलाने में दिक्कत हुआ तो आप फिर चेंज कर लेना, है ना। तो ए पी जो, अब बी पी प्लस ए पी, अब गौर करना, बी पी प्लस ए पी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन बढ़िया है ना, क्वेश्चन ये आया हुआ है इसलिए आपको क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी पी इज इक्वल टू ए पी, यहाँ पर बी पी और यहाँ पर ए पी, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी नहीं लिख सकते हैं, हाँ, तो इसके बदले क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। सी आर और डी आर के बदले, तो देखो ऊपर क्या है हमारा सी आर, ऊपर यहाँ पर क्या है सी आर, इधर क्या है डी आर, तो इधर इधर क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। और ए एस और डी एस के बदले इधर देखो ए एस है और डी एस है, ए एस हो गया, ए एस और डी एस के बदले क्या लिख सकते हो, तो ए एस और डी एस के बदले लिख सकते हो तुम ए डी, ए डी। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, ए एस है, क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा, ढक दिया आप, अब देखो ए एस है, ठीक है, ए डी एस है, कहो नहीं समझ में आया, ए एस है, ठीक है, ए डी एस है, तो ए एस और डी एस के बदले क्या लिख सकते हैं, ए डी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये दोनों के बदले क्या बी सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही तो लाना था, ऊपर देखो, यही तो लाना था। अब लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे, लगभग 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लिए हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चन बच रहा है, तो चारों क्वेश्चन में मुश्किल से 30 to 40 मिनट में हम चारों क्वेश्चन कल कर लेंगे, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा तरीके से बनेगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो काफ़ी वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कल के क्लास में हम करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कोई सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है ना, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर देना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।